अच्छा जी, सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग अच्छे हालात में होंगे। और आज का जो सेशन है ये है ओपन डोर स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि रशिया से है। इसको ओलंपियाड स्कॉलरशिप भी कहते हैं। 1500 रशियन स्कॉलरशिप के नाम से भी आपको टाइटल्स मिलेंगे डिफरेंट जगहों पे। और इनकी मुझे वैसे ऑफिशियली जो है ना, अभी ईमेल भी आई हुई थी 2-3 दिन पहले प्रमोशन के लिए। और क्योंकि हमारी डिफरेंट वेबसाइट है, स्कॉलरशिप हाइव या स्कॉलरशिप स्टूडियो .com वगैरह, तो वहाँ पे जो है ना इस तरह की डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनकी जब उन्हें पता चल रहा होता है कि यहाँ से ऑडियंस आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनकी इस दफ़ा मुझे ईमेल भी आई हुई है इसको प्रमोट करने के लिए। सारी डिटेल्स हमें पता है इसके बारे में, जिशान भाई को भी पता है, मुझे भी पता है। और जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर के साथ आप लोगों को जो है ना इसकी सारी बताऊंगा भी, वेबसाइट भी दिखाऊंगा, उसके एफएक्यूज क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो एक बड़ा अच्छा जो है ना डिटेल में सेशन होगा ये वाला। और फिर हम साथ साथ जो है ना जिशान भाई से थोड़े बहुत बात करेंगे इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि ये हम दोनों का कंबाइन एक्सपीरियंस है। और इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूँ। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान में युवास यूनिवर्सिटी से हम दोनों दोस्त बने। अब उस बात को काफ़ी सदियाँ हो गई हैं, 6-7 सदियाँ हो गई हैं। तो और जो है ना मेरे साथ जो है, जो मेरी कंपनी है स्कॉलरशिप हाइव एजुटेंसी, ये एक तरह के मेरे पार्टनर ही हैं। और हम दोनों इकट्ठे मिलके ये काम कर रहे हैं सारा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आजकल ये यूके में अगर किसी को ये लगता है कि हम दोनों रशिया में बैठे हुए हैं और ये सेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम दोनों इस स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन हम दोनों ने इसको चूज़ नहीं किया था। हमारी अपनी पर्सनल रीजंस थी, और थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बता भी देंगे। और मैं अभी इटली में हूँ। काफ़ी लोग जानते हैं निशान भाई यूके में मास्टर्स कर रहे हैं, साथ जॉब वगैरह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले निशान भाई, पिछली दफ़ा हमने मेरे ख्याल से 3-4 लोगों का अप्लाई किया था इस स्कॉलरशिप पे, तब फर्स्ट टाइम था हमारा। तो अभी तो ना इस साल हमें काफ़ी सारी जो है एक्सपर्टीज़ आ गई हैं, तो शान भाई से भी हम इसमें हेल्प लेंगे। तो बेसिक मैं इसके बारे में ना आप लोगों को एक बता देता हूँ। उसके बाद ना बहुत सारे लोग मीटिंग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर उनके काम की ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ना फिर कई लोगों का ऐसा होता है कि सेशन या वीडियो देख रहे होते हैं, बाद में रिकॉर्डेड, और फिर उन्हें 30 मिनट बाद जाके पता चलता है यार ये मेरे काम की चीज़ ही नहीं थी ना। तो उनका टाइम ज़ाया नहीं होगा। मास्टर्स की स्कॉलरशिप है ये, पीएचडी की स्कॉलरशिप है ये। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स में भी, पीएचडी में भी। मास्टर्स में कौन अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास 4 साल की डिग्री है। 2 साल वाले बैचलर काउंट नहीं होता, ठीक है। कुछ क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि बीएससी 2 साल की है, एमएससी 2 साल की है। और कुछ लोग 2 साल की बीएससी करके समझ रहे थे उनके पास बैचलर आ गया, वो बैचलर नहीं है। बैचलर का मतलब है 16 ईयर एजुकेशन। तो मैं बड़े आसान लफ्ज में समझा रहा हूँ आप लोगों को। 16 ईयर एजुकेशन वाला बंदा जिसके पास 16 ईयर एजुकेशन है या हो जाएगी, उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी होगी, उस डेट से पहले वो इस पे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जिसने पीएचडी में अप्लाई किया है उसके पास 18 ईयर एजुकेशन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, या हो जाएगी उधर जाने से पहले पहले, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है ना सिंपल सी मैंने डेफिनेशन दे दी है। इसमें लास्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो टाइमली ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आइट्स चाहिए इसमें, क्योंकि आइट्स जो है ना बहुत बड़ा एक जिन है पाकिस्तान में, जिससे हम सब लोग डरते हैं। तो इसमें फॉर्चुनेटली जो है ना आइट्स नहीं चाहिए। अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इरास्मस और इस तरह की डिफरेंट, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नहीं करते, आपको लगता है कि आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, या आपके पास इतने पैसे नहीं है, या आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते आइल्स का, तो मेरे ख्याल से ये वो 1-2 स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आपको ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें भी अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप अगले साल तक पछताएंगे और फिर कोई और जॉब करेंगे पाकिस्तान में। और इसके बाद आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बहुत सारे हमारे जैसे गरीब भी हैं, ठीक है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होती, तो वो कहते हैं जी इटली के केस में 20 लाख रुपए कहाँ से लाएं, या किसी और स्कॉलरशिप के केस में पैसे कहाँ से लाएं। तो ये उनके लिए भी है कि आप लोगों को इसमें बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, तो आप इसमें भी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा तो वो फिर उसकी मर्जी है, वो बाद में ना रोए। क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आएगी और इस जैसी स्कॉलरशिप्स बहुत कम आती हैं। और आई नो कि अभी भी जो है ना सिर्फ 10% लोग अप्लाई करें। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ी लोगों को लगेगा कि वो वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी वाले कंट्री में रह रहे हैं, तो वो रशिया क्यों जाएं पढ़ने के लिए, ठीक है। सुपर पावर तो पाकिस्तान है। तो
अब इस चीज़ का मैं ना बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ, या तो आपको अमीर होना चाहिए यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, पहली चीज़। और अगर आप अमीर नहीं है तो फिर ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप जा सकें, एज अ फर्स्ट स्टेप ले सकें, ठीक है। चाइना जाएं, जापान जाएं, ठीक है। कोरिया, कोरिया में भी आइट्स चाहिए होता है मोस्ट प्रोबेबली। रशिया आ जाए, ठीक है। इस तरह की कंट्रीज में जाएं, थाईलैंड जाए, मलेशिया जाए, इंडोनेशिया जाए, ठीक है। तो फिर आप, जब आपके पास पैसे नहीं है ना, तो फिर आप ये वाली बात ना करें कि मैंने रशिया क्यों जाना है, मैंने थाईलैंड क्यों जाना है, या मैंने यहाँ क्यों जाना है। ये बड़े लोगों को जो ना मेरी बातें बड़ी बुरी लगती हैं, लेकिन ये रियलिटी है। चलो आप एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हम्म, इवन के स्टिल यूरोप या किसी अच्छे कंट्रीज में आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर उनके पास इस तरह बताया कि नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है कि वो खर्च कर सके, उनके लिए भी रशिया बेस्ट है। इसके एग्जांपल ये जूनियर है अब्दुल, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने रशिया से वहां से मास्टर्स किया और अब वो जर्मनी में पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ जॉब भी कर रहे हैं और हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं सैलरी की। तो एक लॉन्ग बिल्कुल टर्म अगर करना चाह रहे हैं चीज के, आप ऐसे कंट्रीज, अच्छे कंट्रीज में आगे जा सकें, तो यहाँ की मेन एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वहां से आप डायरेक्टली जॉब हंट कर सकते हैं यूरोप में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में। जी अब्दुल। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है ना, आप लोग जो है ना इस चीज़ को जेहन से निकाल दें कि आपको कोई और मिलेगी अपॉर्चुनिटी, आपको जो है ना घर से कोई लेके जाएगा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए। तो ऐसा नहीं होना, ठीक है। आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आपके पास जो है इतनी चीज़ें अफोर्ड करने के लिए नहीं, तो आपको किसी ना किसी एक जगह से जो है ना स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो स्टेप नहीं लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट कनाडा चला जाऊँ, मैं डायरेक्ट इटली चला जाऊँ, तो वो फिर आप उधर ही बैठे रहेंगे, ठीक है। जो इन्होंने एग्जांपल दी है वो बहुत अच्छी दी है, मैं भी उन्हें पर्सनली जानता हूँ, मेरे तो सीनियर थे वो। और शान भाई भी उसी डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने इसी तरह एज अ फर्स्ट स्टेप लिया। और उन्होंने ही हमें गाइड किया था ऑनेस्टली, कि उन्होंने ही हमें बताया था कि भाई आप लोग भी मेरे जैसे हो, यहाँ से निकल जाओ, और जो है उसके बाद देख लेंगे, एक दफ़ा निकलो। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया था। नाम मैं बता देता हूँ वैसे उनका, सरमत भाई हैं। और मतलब ये उनका हम पे है एक एहसान, कि तब उन्होंने हमें गाइड किया। और देखिए उसी का उन्हें सिला मिला है, उसके बाद वो गए हैं उधर से, मास्टर्स उनका जैसे कंप्लीट हुआ, उन्हें जर्मनी में है, वो फ्रैंकफर्ट में आई थिंक, किसी ऐसे सिटी में है। और उनसे कांटेक्ट रहता है कभी कभी। तो बड़ी अच्छी पोजीशन में है, मुझसे बेटर पोजीशन पे है देखा जाए तो, मुझसे बेटर कंट्री है, मुझसे बेटर पीएचडी है, और मेरा मास्टर्स यूरोप से है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जिन लोगों का ये सवाल होता है कि जो है ना, हम किस तरह जाके वहाँ अपना फ्यूचर देखते हैं, हम वहाँ नहीं रहना चाहते, तो वो आप इन फ्यूचर अपना कोई ना कोई उससे सोल्यूशन आपका निकल जाता होता है, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं चाह रहा था सेशन से पहले पहले जो है ना लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि सुकून आ जाए ना। काफ़ी लोगों को इस बात किससे होता है इशू, ठीक है। और बाकी बेनिफिट्स हैं कुछ। बेनिफिट्स, अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप रशिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना, आपके घर भी पाकिस्तान में 2-3 लाख रुपए भेजेंगे, एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी। ये ऑनेस्टली नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के दोस्तों का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके स्टाइपेंड मिलता है, और वो इतना ही मिलता है कि उसमें आपकी अपनी अकोमोडेशन पूरी हो जाती है, आपको जो है ना आपके लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले ख्वाब आप लोगों ने नहीं देखने, आप लोगों ने इस ख्वाब को इतना ही देखना है कि हमने जाना है, हमने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की, ठीक है, बहुत अच्छी रैंकिंग है उनकी, और उनकी बहुत वैल्यू है, कि हमने वहाँ जाना है, जाके जो है ना ये फर्स्ट स्टेप लेके हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये वहाँ पे आपको लाख रुपए नहीं मिलेंगे, ये ज़हन से निकाल दें। बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए। रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली हमने, बेनिफिट्स की बात कर ली, जो मेन है सीजीपीए वाला है, थोड़ा सा शान भाई बताएं कि सीजीपीए कम वालों का चल सकता है या नहीं, क्या सिस्टम होता है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो 2.7 तक भी है, कि 2.7 वाले भी इसमें एडमिट हुए हुए, एडमिशन उनका हुआ है, स्कॉलरशिप भी हुआ है। और इसमें एक छोटा सा वो टेस्ट लेते हैं, वो ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। जब आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ना, ये मजीद अब्दुल आप जब करेगा, आपको वेबसाइट दिखाएगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता देगा। तो उसके लिए बड़ा इजी सा एक होता है उस टेस्ट, उसमें ऑलरेडी सिलेबस भी वो आपको देते हैं। तो उसके बाद आप आराम से एडमिशन भी ले सकते हैं। और वाकई जिस तरह अब्दुल आपने बताया कि लो सीजीपीए वाले इसमें
अकोमोडेट हो जाते हैं। अगर आप इटली की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि शर्त रख देती हैं कि आपकी एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, और जर्मनी में भी ऐसी हैं अभी तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, मैं देख रहा था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3.5 या 3.8 अबव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप जो प्रोजेक्ट बेस हो। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिनकी सीजीपीए 3 से भी कम है, और जिनकी 3 से थोड़ी ऊपर है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अब यहाँ से मुझे ना एक और पॉइंट आया ज़हन में कि कुछ लड़के कह रहे होते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं हमारा सीजीपीए भी नहीं है अच्छा, हमारे पास आइट्स भी नहीं है क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से वो जो वाली एक स्पेसिफिक प्रीमियम क्वालिटी की स्कॉलरशिप जो लोग ढूँढ रहे होते हैं ना, ये उनमें से। और आप लोगों को वीज़ा के भी इश्यू नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, इटली में आप इतने पैसे लगाते हो, सब चीज़ें करते हो, ठीक है? तो टेस्ट सबका होता है जी, ये नहीं है कि 3 हाँ, वाले का होगा या 2 वाले का होगा, टेस्ट सबका होगा, उसके बाद इवैल्यूएट होगा, वो एक एप्लीकेशन के प्रोसीजर में है। टेस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट बड़ा ईज़ी होता है, ऑनलाइन ही होता है, हाँ। आपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के देना होता है। अगर तो अगर इस बंदे ने पास कर लिया और मैंने पास कर लिया है, तो वो टेस्ट सब पास कर सकते हैं, ठीक है? हमारे तो 47 मार्क्स है अब्दुल वहाब। हाँ जी, तो एप्लीकेशन फीस भी नहीं है जी। ये देखें, ये प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट चल रहा है स्कॉलरशिप का, ठीक है? तो कुछ भी जो आप सोचते हैं ना एक पाकिस्तान में बैठते हुए कि यार मुझे ना कुछ इस तरह मिल जाए, तो ये वो वाली स्कॉलरशिप है। और दिन इसमें थोड़े ही हैं, 15 दिसंबर इसकी डेडलाइन होती है यूजुअली। आई थिंक सो इस दफ़ा भी 15 दिसंबर ही है। चलें, ये बेसिक बातें हो गई हैं, तो अब हम ज़रा चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ। तो आप थोड़ा-सा जो है ना वेबसाइट पे कर जाके पढ़ते हैं। जी, जी। आप आप स्क्रीन शेयर करें, मैंने कहा मैं कुछ बातें बता दूँ हाँ, हाँ, इनको। करें। मैं रशिया के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि कुछ अगर जो बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, तो वो रशिया को बड़ा आम सा कंट्री समझते हैं। तो मैं बता दूँ कि अमेरिका से पहले सुपर पावर रशिया ही था, और अभी भी उसका जो कैपिटल है मॉस्को, वो दुनिया के यानी कि जो बड़े अच्छे लग्जरी 5 सिटीज़ हैं, उनमें से मॉस्को एक सिटी है। तो आप जाएँगे तो इंशाल्लाह एन्जॉय करेंगे वहाँ पे, और बड़ी अच्छी इकोनॉमी, बड़ी अच्छी एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। आपको बिल्कुल कभी भी यानी कि ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप यूरोप या अमेरिका में नहीं रह रहे। तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स होंगी आपके लिए। असल में ना ये वही वाली बात है कि आप मूवीज़ में देखते हैं मेक्सिको कैसा है या सऊदी अरब कैसा है, तो स्क्रीन वो येलो कर देते हैं ना, उसको हाँ, दिखाने के लिए। वो यूँ लग रही होती है कि पता नहीं कौन से सहरा में लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो रशिया का भी जब इस तरह आता है तो सिर्फ़ बर्फ़ दिखाते हैं, और सिर्फ़ दिखाते हैं जी वहाँ पे एजेंट्स हैं और ये है। तो ये इमेज गैंग जो है ना, ये सिर्फ़ मूवीज़ की हद तक है, उसके अलावा नहीं है कोई भी, ठीक है? अच्छा शान भाई, ज़रा मुझे कन्फ़र्म करें कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है शेयर। ठीक है, आई होप बाकी लोगों को भी हो रही होगी। आप ज़रा चैट देख लें अगर आपको विज़िबल है, तो बाकी लोग भी जो है ना चैट में इन्हें बता दें अगर स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक हो रही है, आ गया। ठीक है। अच्छा जी, ये वेबसाइट है ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट एसोसिएशन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, ये इनकी एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप जो है ना ईज़िली जहाँ पे कुछ लोग ना एंटर हो रहे होंगे लॉबी में, मुझे नज़र आ रहा है। तो काइंडली चेक करें अगर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, मैं देख ठीक है? मेरे पास तो नहीं है असेसमेंट। चलें ठीक है, फिर अब ऑलरेडी काफ़ी लोग घूमे हुए हैं तो मैं निकाल लूँगा, सही है। अच्छा जी, तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अब कुछ लोगों को जो है ना ये रशियन लैंग्वेज में नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से आप इसको रशिया से जो है ना चेंज करके इंग्लिश, ये यूके का फ्लैग नज़र आ रहा है, इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ी-सी नज़र आप इस पे दौड़ाएँगे वेबसाइट पे, तो बड़ी इन्होंने अच्छी-सी बनाई हुई है, अबाउट, रूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रैक्स, सब्जेक्ट्स, स्केड्यूल, फैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? पार्टिसिपेट, तो यहाँ से आप लॉगिन वगैरह करके अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स हैं क्या? इसमें कौन-सी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं? यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी सारी फ़ील्ड्स नज़र आ रही होंगी, जिनमें बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह मैं फ़ील्ड्स के नाम लेता जाऊँ ना, आप ज़रा बताते जाइएगा चैट में कि आप लोग उस फ़ील्ड से हैं या नहीं, है ना? अब फ़ील्ड का नाम वगैरह लिख के, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व रहें और हमें पता चले किस फ़ील्ड के कितने लोग हैं। बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़,
कंप्यूटर एंड डेटा साइंस, फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे बहुत लोग भाग रहे होते हैं कि जो है ना हमें इटली में या इन कंट्रीज में ढूंढ के दे दें। और मैं जी इस पे एक बात करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में सबसे जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं वो रशिया में बैठे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्यूटर के तौर पे फील्ड के हवाले से। बिल्कुल। हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह MIPT वगैरह हैं या मॉस्को की बाकी इधर उधर वाली जो करीब वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब वो बड़ी हाईली रैंक्ड हैं, तो उनका ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा। लिंग्विस्टिक एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस की भी इसमें डिग्रीज आपको मिलेंगी। अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग वाले देखे कितने सारे लोग होते हैं जिनको आगे इशू आ रहा होता है, वो बाहर निकलना चाह रहे होते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तो इसमें जो है ना सारी इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की, एजुकेशन की इतने लोग हैं स्पेशली साइकोलॉजी के। इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसका मुझे इतना नहीं पता इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है, बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है, तो इसके भी काफ़ी सारे जो है ना हमारे जो BCom वगैरह किया हुआ है लोगों ने, उस तरह के लोग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, BCom MCom और इस तरह की डिग्रियाँ। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर सस्टेनेबिलिटी, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंसेज, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का वो प्रोग्राम है जो पता नहीं आप सब जगह ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नहीं मिल रहा होता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ग्रुप्स में भी। तो ये है फील्ड्स, ठीक है, जो मेन मेन उन्होंने बता दी हुई हैं, और ये मेन मेन भी अगर आप काउंट करें ना तो 4 4 8 4 12 और 2 14 फील्ड्स बनती हैं ये। और इनसे रिलेटेड ही आपकी कोई ना कोई फील्ड होगी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि 70-80% जो ऑडियंस है ना वो अप्लाई कर सकती है स्कॉलरशिप पे। बात ये किया हुआ है कि फील्ड्स को ना उन्होंने वाइड रखा हुआ है, ठीक है, इसके सारी फील्ड्स आ जाएंगी। ये नहीं है कि कोई एक फील्ड आएगी। अगर बायोलॉजी है तो उसमें बायोलॉजी की सारी आ जाती है, इंजीनियरिंग है तो उसमें इंजीनियरिंग की सारी आ जाती हैं। कोई भी फील्ड आपकी हो तो आप इन्हीं के अंदर, कैटेगरीज के अंदर फॉल होगी वो, ठीक है। कोई भी अच्छा कुछ फील्ड नहीं। कुछ लोगों का ना माइक ऑन है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया ये भाई, तो इन्हें मैं म्यूट कर देता हूँ। तो काइंडली जो है ना इससे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, इस चीज़ को अवॉइड किया करें, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करें कि आपकी वजह से जो है ना मीटिंग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। चैट मैसेज में ज़रा मुझे बताएं कि कितने लोगों की ये वाली फील्ड है, ताकि मैं देख सकूं कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो इन फील्ड्स जो मैंने बताया। न्यूरो साइंस, मटेरियल साइंस, सर यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर। हाँ जी, लैंग्वेजेस वाले में आ जाता है एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कि किसी में इनमें ऐड होगी, है ना, मुश्किल सी चीज़ है। मैं देख देख के दूंगा, हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, बाकी भी हमें जितनी नज़र आ रही हैं, मतलब बहुत सारी उसमें से ऐसी हैं जो इन्हीं से रिलेट कर रही हैं ना। तो हमारे पास तकरीबन 88 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ ये जो जनरल है ना फूड साइंस और इस तरह डेयरी वगैरह की, हम चेक कर लेंगे बाद में, तो आई होप सो ये ज़रूर एडजस्ट होंगी, क्योंकि हम लोग भी तो फूड साइंस वाले ही थे। मैं भी उसी तरह के बायोटेक्नोलॉजी वगैरह वाले में ही हूँ, तो ये आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह सब ना इसमें ऐड हो जाती हैं। अच्छा हम दोबारा जेनेटिक्स भी चलते है। हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी शान भाई आपने कुछ बोलना था। हाँ हाँ, मैंने कहा जेनेटिक्स का कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा वो भी बायोलॉजी के अंदर आते हैं और बायोटेक्नोलॉजी। सही सही सही। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी अभी भी? हाँ जी, हो रही। ठीक है। अच्छा ये आ गई है अपना फीड्स इसकी। अब यहाँ पे ना ये स्केड्यूल आ गया, इसका बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि पूरा स्केड्यूल दिया है। ये कौन ये जो है ना बंदा है इसको भाई इसका परमानेंटली म्यूट कर दे, मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। मैं ये इसको जानबूझ के जो है ना मैं होगा। इसको मैं रिमूव भी करता हूँ, 2 सेकंड ओके। मेरे पास रिमूव का भी ऑप्शन नहीं है, बहरहाल चले दोबारा आए तो देख लेंगे। अब देखें एक जो है ना, एक बंदे की वजह से जो है ना इतने लोग 80-90+ लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को जो है ना थोड़ी सी इस चीज़ में कहनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत नामुनासिब काम है। ये रिमूव फ्रॉम मीटिंग, इनको जो है ना हमने रिमूव कर दिया है, तो इनके लिए अल्लाह हाफिज़।
ठीक है, तो बाकी भी अगर कोई इस तरह करेगा तो मैं उसे फ़ौरन रिमूव कर दूंगा। उसके लिए मेरी तरफ से पहले ही माजरत, क्योंकि जमहूरियत की खातिर, ज़्यादा लोगों के फ़ायदे की खातिर मैं छोटे से नुकसान कर सकता। ठीक है। अच्छा जी, अब स्केड्यूल आ गया जी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। तो ऑलरेडी जो है ना 9 दिन गुजर गए हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और आई आई होप सो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था इस चीज़ का। हमें पता था लेकिन हम वीकेंड का वेट कर रहे थे। ठीक है, सितंबर 15 से लेकर दिसंबर 10 तक आपने अपनी पूरी प्रोफाइल इस पे अपलोड करनी है, सारा प्रोसीजर वगैरह करना है। ठीक है, दिसंबर 10 जो है वो इसकी डेडलाइन है, जो कि देखें मैं शुरू में शायद 15 दिसंबर कह रहा था, वो 15 नहीं है, इस दफ़ा वो 10 दिसंबर है। और दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 19 तक जो है ना फर्स्ट स्टेज चलेगी इवैल्यूएशन की, जिसमें वो ग्रेड करेंगे आपकी प्रोफाइल्स को। और 22 दिसंबर को जो है ना इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है कि आप 10 दिसंबर को अप्लाई करें और 22 को आपको पता चल, जैसे 12 दिन बाद कि आपके उसमें नाम आ रहा है या नहीं आ रहा ना। तो बड़ा क्विक इसका प्रोसीजर है, हर किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन जो है ये बहुत फास्ट है, आपको टाइमली पता चल जाएगा। तो ये जो है ना, अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हैं तो 2 महीने बाद आपको एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली होगी। तो अब सेकंड इसमें स्टेज ना के जी, जी। एक बड़ी मदद है कि अगर आपने ऑलरेडी एमफिल किया हुआ है, ठीक है, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप एक ही वक्त में दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए। कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी पीएचडी के लिए सिलेक्शन नहीं होती तो आपकी एटलीस्ट मास्टर्स के लिए अगेन हो जाएगी, तो हाँ एक जी, ही देखें ना, प्रोफाइल। अब ये कितना बेनिफिट है ये भी लोगों के लिए। बाकी बहुत सारे कंट्री तो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते ना, जिस तरह किस वो उनके लिए वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि आप इस तरह जो है ना करें बार बार। क्या कहते हैं, आपका बैकग्राउंड मास्टर क्या है, आप मास्टर में भी अप्लाई कर दें, पीएचडी में कर दें, तो ये भी एक तरह से काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा जी, अब पहली स्टेज में आप लोगों का जो ना जब प्रोफ़ाइल वो हो जाएगी, ग्रेडिंग कर देंगे प्रोफ़ाइल की वो, तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यार मैं ना कुछ लोगों को ऐड कर दूँ। कर लें। अच्छा, आप ऐड करें, मैं कुछ चीज़ें बता दूँ इनको हाँ, तब। अच्छा, इसमें ऐसे बच्चे जिनके पास सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, किसी ने कोई स्पीच की होती है, किसी ने कोई ड्रामा में हिस्सा लिया होता है, मेन के कोई कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें डांस है, कुछ भी इस तरह की तकरीरी मुकाबले हैं, क्वेश्चनियर्स हैं जो होते हैं, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किसी हवाले से भी सर्टिफ़िकेट्स अगर आपके पास हैं, तो उनको स्कैन करके आपने लाज़मी अपलोड करना है। इसके 100 में से 10 मार्क्स सिर्फ़ इसी के होते हैं। तो अगर किसी के पास नहीं भी हैं, तो वो अगर अरेंज कर सकता है, तो वो लाज़मी अपलोड करे। और पोर्टफ़ोलियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर वो ऐड करे। तो हर चीज़ के वहाँ पे मार्क्स हैं। ये मैंने चीज़ें बतानी थी कि हाँ। एक्स्ट्रा एक्टिव। हमने कुछ इस तरह का किया था मेरे ख़्याल से, मुझे याद है कि इस पे अप्लाई करने से पहले मुझे याद आ गया कि हमने कोर्सेरा से 5-5 कोर्स किए थे और शायद अपनी फ़ील्ड से ये रिलेटेड। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली क्योंकि हमें पता चल गया था कि जो है ना इसका हमें बेनिफिट होगा, इसका स्कोर है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी कोशिश करें कि कोई बस कोर्स शुरू कर लें, आप एटलीस्ट वहाँ पे डाल सकते हैं या जल्दी से वाइंड अप भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो। तो उसके जो है ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं वापस स्क्रीन शेयर की तरफ। तो पहली स्टेज में जो है ना आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट इवैल्यूएशन में आपका नाम आया या नहीं आया। अब जिन लोगों का नहीं आया और उनको अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, किसी और जगह आप ट्राई करें। अगर यहाँ नहीं नाम आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई प्रोफ़ाइल बहुत गंदी है या इस तरह, बस ये है कि नहीं आपको चांस मिला उसको जो पॉज़िटिव वे में लें। और जिन लोगों को आया है तो फिर उनको जो है ना ये सेकंड स्टेज का वेट करना पड़ेगा। विनर्स ऑफ द पोर्टफोलियो कंपटीशन आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड इन सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना आपको जो डेट्स दी हुई हैं हर फ़ील्ड के हिसाब से, अब आपको पता होगा ऑब्वियसली कि मैंने पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में अप्लाई किया, तो उसका जनवरी 11th को सेकंड स्टेज का जो है वो राउंड होने वाला है। तो उसमें जो है ना आप लोगों की जो टेस्ट होगा एक, ठीक है? ऑनलाइन होता है, बहुत ईज़ी होता है, आप लोगों को वो देना पड़ेगा। और उसके बाद जनवरी 10 से लेके फरवरी 1 तक जो है ना ग्रेडिंग होगी इस आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इस चीज़ की, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड ही होता है थोड़ा-सा। जो है ना इसमें मैथ के भी क्वेश्चन्स होते हैं, एनालिटिकल रीज़निंग के भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद फरवरी 2 को जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी सेकंड स्टेज के रिजल्ट्स की, ठीक है? तो 2 फरवरी 2024 को आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप रशिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है? दिसंबर 10 से ये एप्लीकेशन शुरू हुई, फरवरी 2024
24 तक जो है ना आप लोगों को पता चल जाएगा। जब मेरा नाम आया था तो मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल एडमिशन था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्या कमाल कर दिया है। आई थिंक जिशान भाई के साथ भी यही मामला होगा। तो याद है मुझे। ठीक है, तो हम जो है ना बड़े खुश थे, हम ट्रांसलेशंस करवा रहे थे, सारी चीज़ें वगैरह करवा रहे थे कि यार चलो कहीं तो नाम आया, यहाँ से तो निकलेंगे। तो इस तरह की आई होप बाकी लोगों का भी नाम आए। फरवरी 2 से लेकर फरवरी 7 तक जो है अपील का प्रोसेस है, जिसमें वो एक तरह से अप्लाई होगा कि आपका जो है ना किस स्कॉलरशिप में नाम आ रहा है। तो इसमें ना 2 किस्म के अवार्ड्स हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द ओपन डोर विनर्स एंड प्राइज विनर्स इन द मास्टर ट्रैक। ठीक है, इसके बारे में मैं भी आपको नीचे फैक्ट्स में जाकर बताता हूँ। थर्ड स्टेज है फॉर पार्टिसिपेंट फॉर द डॉक्टरल ट्रैक। अब ये जो पीएचडी वाले हैं उनकी स्टेज है एक और थर्ड, जिसमें जो है ना उनकी जो फर्दर एवेल्युएशन वगैरह होगी और उसमें उनकी अनाउंसमेंट होगी। और फिर मार्च 15 को अनाउंसमेंट ऑफ ओपन डोर विनर्स एंड प्राइज विनर्स इन द डॉक्टरल ट्रैक। जो पीएचडी वाले हैं उनके मार्च 15 को अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मास्टर्स वालों की अनाउंसमेंट हो जाएगी टिल 2 फरवरी, और मार्च 15 तक जो है ना पीएचडी वालों की हो जाएगी अनाउंसमेंट। ठीक है, ये इन्होंने अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं डिफरेंट जो है, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं रशिया के और रिसर्च सेंटर्स वगैरह हैं, तो उनकी इन्होंने प्रमोशन की है। प्रमोशन से याद आया, मैं अपनी भी प्रमोशन कर दूं थोड़ी, कि हमारा 29 सितंबर को जो है आइट्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है। बेशक स्कॉलरशिप में नहीं आइट्स रिक्वायर, लेकिन अभी जो इटालियन स्कॉलरशिप्स आनी है या इरास्मस स्कॉलरशिप, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं, तो उसके लिए आपको आइट्स चाहिए होता है। तो अगर आप कहना चाहते हैं आइट्स, तो मेरे किसी ग्रुप में ही होंगे आप ऑलरेडी, तो मेरी किसी टीम के मेंबर से कॉन्टैक्ट करके आप उस पे रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने आइट्स की अच्छी सी तैयारी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अब आगे है फैक्ट्स। ये जो है ना आप लोगों ने पढ़ लेने हैं तसल्ली से, मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन बाद में आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। आपके जो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको कोई बता नहीं रहा होता या आप मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, तो वो आई होप सो मोर देन 90% जो क्वेश्चन लोगों के हैं वो इधर से जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट द सब्जेक्ट मीन, सब्जेक्ट क्या है कि जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट डू आई डू आई इफ़ आई विन, व्हाट लैंग्वेज विल आई स्टडी। तो यहाँ पे आप रशियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सारे कोर्सेज होते हैं, तो ये नहीं है कि आपने रशियन में पढ़ना है। ट्यूशन फ़ी जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी, तो आपको ट्यूशन फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कहना है एनरोल इन एनी प्रोग्राम आई चूज़, इसको देख लीजिएगा। डू यू हैव बैचलर्स डिग्री स्कॉलरशिप, नो। यहाँ पे बैचलर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए। Can I change tracks or subjects when the Olympiad has already started? Yes, you can do it only during the first stage of Olympiad. तो जो आपकी फर्स्ट स्टेज ऊपर जो मैंने आपको दिखाई है, तो वहां तक अगर आप देखेंगे आपको कोई आपका माइंड चेंज हो गया तो आप तब तक कर सकते हैं चेंज, उसके बाद नहीं कर सकते। I took part in Olympiad last year. Why can't I access my account? तो अगर आपने पिछले साल भी अप्लाई किया था, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है ना वो डिलीट हो जाता है। तो इस साल आपको दोबारा बनाना पड़ेगा और आपको नए तरीके से नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। विच डॉक्यूमेंट्स विल आई नीड फॉर द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए, आपकी जितनी एजुकेशन के प्रूफ हैं वो चाहिए, आपने क्या पढ़ा हुआ है। द मोटिवेशन लेटर में जो है ना, अब वो आप यहाँ पे जनरली कॉपी पेस्ट होता है, और इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वो ऑप्शनल हैं। कोर्सेज़ वगैरह जो जिस तरह की आपने मैं जान भाई ने भी कोर्सेज़ बताए हैं ऑनलाइन, ये कोर्सेज़ कर सकते हैं आप। इस तरह की कोई एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं अपना, कोई इंटर्नशिप ऐड कर सकते हैं, वॉलंटियर सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये सारी ये ऑप्शनल है, और लेकिन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। व्हाट शुड बी रिटन इन द मोटिवेशन लेटर। तो इसके लिए कोई उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया। तो क्या लिखना है आपने, जो आपका बैकग्राउंड है और जिस डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाना है, ताकि आपको वो जो है ना स्टैंड आउट कर सके आपकी प्रोफाइल को। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द पार्टिसिपेशन इज नॉट लिमिटेड, फॉर ईच सब्जेक्ट यू शुड कंप्लीट द मोटिवेशन लेटर। तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको अलग-अलग सारी जो है कहनी पड़ेगी। अच्छा, क्या आप मोटिवेशन। लोगों को डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, सारी एप्लीकेशन अलग-अलग करनी पड़ेंगी। और क्या आप लोगों को जो है ना ट्रांसलेशंस करवाने की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए? अभी नहीं ज़रूरत, अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली ट्रांसलेट करवानी पड़ेंगी, वो लाहौर में ईज़िली हो जाती हैं। कोई भी लोकल ट्रांसलेटर आपको कर देता होता है, हमने भी ऐसे ही करवाई थी वो।
तब हमें लगता था कि पता नहीं ये कितना बड़ा काम करवा रहे हैं हम, पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ जाके मैंने करवाई है ये, लेकिन बड़ी बेसिक सी चीज़ है ये, हर स्कॉलरशिप के लिए आपको करवानी पड़ती है। तो जब आपका नाम आ जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर वर्थ इट है ये पेड लेना। व्हाट डू आई डू इफ आई कांट सबमिट माई पोर्टफोलियो? तो इसके लिए जो है ना उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह भी दी हुई हैं। बाकी चीज़ ये है कि आपने कोई चीज़ छोड़ी होगी उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सारा कुछ फिल नहीं करेंगे आपका उसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। व्हाट आर द क्राइटेरिया पोर्टफोलियो स्कोरिंग? तो ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से जो है ना ये चेंज होता रहता है, तो ये आपको कोई उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया इधर। कैन आई एडिट अपडेट माई पोर्टफोलियो आफ्टर इट हैज़ बीन सबमिटेड? यू कैन विथड्रॉ इट एंड देन यू कैन विथड्रॉ योर पोर्टफोलियो टिल। तो अगर आपने अभी सबमिट कर दिया नवंबर 30 से पहले पहले, आप उसको जो है विड्रा करके दोबारा चेंज करके दोबारा सबमिट वगैरह भी कर सकते हैं। इज इट रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ माय रशियन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स? ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है कि ज़रूरत नहीं है। हाउ डू आई कॉन्टैक्ट यू इन केस आई हैव क्वेश्चन? तो आप इनके ईमेल्स वगैरह पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आई हैव अ मिस्टेक इन माई पर्सनल इन्फो, हाउ डू आई फिक्स इट? तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो है ना आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपने थोड़ा सा समझदारी का सबूत देना है, अपनी नेम जो सारे नेम है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखना होता है। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें साइन नेम का मतलब नहीं पता होता, आई डोंट नो व्हाई। मैंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जिसमें बंदे का नेम है ज़िशान और ज़िशान हैदर और उसने नाम लिखा हुआ है ज़िशान फर्स्ट नेम ज़िशान सेकंड नेम, एप्लीकेशन पे उसका नेम आ रहा है ज़िशान ज़िशान। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से करना है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है सारा पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नीचे और भी है, वो चीज़ें आप लोग है ना खुद पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये तो अब वेबसाइट्स में वापस चलते हैं। एक चीज जी, मैं जी। बता दूं कि जो आपने ये पार्टनर यूनिवर्सिटीज दिखाई है ना अब्दुल वहाब, तो इसमें हाँ ये जी, होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने लगेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि अपनी प्रेफरेंसेस एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज चूज करें। ठीक है, सही हो गया। उसके अंदर आपने ये करना है कि जितनी भी इनके पैनल पे यूनिवर्सिटीज हैं उन पे वेबसाइट पे जाएं और अपने कोर्सेज देखें। अगर जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्सेज हैं उन्हीं उन्हीं यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट करें। और अगर लेट्स सपोज के 3-4 यूनिवर्सिटीज में आपके सिमिलर कोर्सेज हैं तो ट्राई करें कि किसी फिर अच्छे सिटी को करें। हुँ। आई थिंक सो जो है ना ज़िशान भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मिस्टेक। तो हम उन्हें दोबारा ऐड करते हैं। आज काफ़ी ऑडियंस है और लग रहा है कि आज लोगों को लग रहा है कि जो है ना हमें अ, एक अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, तो आज जो है ना लोग टिके हुए हैं, 80-90 लोग पूरे सेशन में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को फ़ील हो रहा है कि इस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ज़िशान भाई आप बता रहे थे इसके बारे में, उसे रिपीट कर दें। हाँ जी, के वाले से बता रहा था कि अगर लेट्स सपोज आपको कंफर्म हो जाते हैं कि 4 से 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनके मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से भी आपने प्रेफरेंस पे वो रखनी है जो इनके सिटीज अच्छे हों, जिनका एनवायरनमेंट अच्छा हो। कुछ रशिया के सिटीज ऐसे भी हैं जिनमें सारा साल बर्फबारी होती है, जिस तरह अब्दुल वहाब ने पहले ही बताया, तो उनको छोड़ दें क्योंकि आप उसके आदी नहीं है बर्फ में रहने के। आप चूज करें मॉस्को को, सेंट पीटरबर्ग को, तो ऐसे जो अच्छे अच्छे उनके सिटीज हैं जहाँ पे आपका दिल भी लगा रहेगा, तो वो चूज कर सकते हैं बाद हाँ। में आप। हाँ, ये चीज़ें जो है ना वक़्ती तौर पे हम इस तरह भी डिसीज़न ले सकते हैं जज़्बात में आके कि एक दफ़ा मैंने जाना है ना बस, लेकिन कुछ चीज़ें वैसे ही ऐसी होती हैं कि वहाँ आप जाके नहीं रह सकते, ठीक है? जिस तरह मैं जो है क्रोएशिया गया 6 महीने के लिए इरास्मस प्लस पे, मैं पूरे शहर में एक ही जो है ना ब्राउन रंग का, काले रंग का बंदा था, ठीक है? बाकी हर बंदा वहाँ पे जो है ना अंग्रेज़ था और क्योंकि वो ऐसी जगह ही नहीं है उस कंट्री में, वो एक जो है ना साइड पे करके छोटा-सा सिटी था, वहाँ कोई टूरिस्ट उस तरह नहीं जाता या लोग वहाँ नहीं जाते। तो मुझे जो है ना 6 महीने गुज़ारने मुश्किल हो गए थे, ना कुछ खाना-पीना, ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये थोड़ी-सी आपने समझदारी करनी है, जो मेन सिटीज़ हैं, बड़े हैं, ये आपकी प्रेफ़रेंस होनी चाहिए और ऑब्वियसली वहाँ का कॉम्पिटिशन फिर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आपने जो है ना देखनी है। अभी रिसेंटली युवास से लड़का गया है नाम भूल गया मुझे, शयान, देवियम का। शयान।
शायान भी गया है, डीवीएम का भी और एक लड़का गया है। बच्चे गए। शयान की दोबारा पीएचडी हुई है उसकी ना, अच्छा अच्छा, शयान की। सही से। हाँ, और अभी इन्वायरमेंट मेरा एक और दोस्त भी गया है, मतलब जो हम लोग जानते थे ना उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी जा रहे हैं कि ठीक है यार, कहीं और मौका नहीं मिल रहा तो हम निकल जाते तीन हैं। चार। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि आप लोग अप्लाई करते हैं। हाँ जी, हमारे लोग अप्लाई करके दे सकते हैं आपको, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं किसी ने अप्लाई करवाना है तो। लेकिन वही चीज़ है कि ये मेरी पार्टनर नहीं है, या शांत भाई ओन नहीं करते स्कॉलरशिप कंपनी को या उसको, रशियन स्कॉलरशिप्स को। तो जो हम भी जिन लोगों को अप्लाई करते हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, ठीक है, तो हम उन्हें सर्विसेज देते हैं कि एटलीस्ट उनका अप्लाई हो जाए ना। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि यार हमें पता ही नहीं है, या हमारे पास पैसे हैं या टाइम नहीं है, तो ये उनके लिए अगर वो कहना चाहें तो हमारी टीम अवेलेबल है, वो हम अप्लाई करेंगे उनका। लेकिन ऑब्वियसली किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसीजर के हद तक होगा। हम लोग अपनी ट्राई कर सकते हैं कि आप लोगों को मिले। मेरे या इनकी सिलेक्शन होने की ये गारंटी नहीं है कि किसी और की भी हो जाएगी ना, तो प्रोफाइल पे भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। ट्राई। बाकी बाकी निशान भाई, आपके ज़हन में कोई और ऐसी चीज़ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? मेरे ख्याल में क्वेश्चन ले लें बच्चों के थोड़े, हाँ, तो चलो। उससे हो जाएंगे। चलें जी, मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ आते हैं। अब आप लोग जो है ना क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें, ठीक है? और हम जो सबसे नीचे नीचे होगा ना, हम उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन सिर्फ चैट में पूछ रहे हैं, आपने वॉइस में नहीं पूछने, ठीक है? अगर कोई माइक ऑन करेगा तो उससे मैं रिमूव कर दूंगा, जब मैं जिसको अलाउ करूंगा तब भी पूछना है, ठीक है? आप फिलहाल चैट में पूछें, ताकि जो ना, क्योंकि चैट में जो क्वेश्चन आते हैं वो माइक हम तब सिर्फ 3-4 लोगों को दे सकते हैं, चैट वाला बहुत सारों के क्वेश्चन बोलते हैं। प्लीज़ आप बता सकते हैं मेरे मैट्रिक की मार्कशीट पर, एक सेकंड रुकिए, मैट्रिक वाला कोई आ गया। प्लीज़ आप बता सकते हैं मेरी मैट्रिक की मार्कशीट पे मेरा बी फॉर्म नंबर 1 डिजिट से गलत लिखा हुआ है, पर डिग्री सही है, इसका मसला आ सकता है स्कॉलरशिप या वीज़ा में? मैट्रिक की मार्कशीट पे बी फॉर्म नंबर क्या होता है? पे फॉर्म नंबर, वो अच्छा, जो आई कार्ड दिया जाता है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का इशू होगा, क्योंकि मैट्रिक वाला वो अगर नेम वगैरह आपका ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, तो इतना मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप जो है ना जी, टीचिंग का देख कर लो। सकते हैं। ऐड किसी ने हाँ, पूछा हुआ है कि बिल्कुल अच्छा साइन जाता है इसमें। ठीक है। मिनिमम से जी, हाँ इसमें कोई जी रिक्वायरमेंट नहीं हुई उन्होंने, तो जितने भी है आपकी आप कर सकते हैं अप्लाई। सॉरी अब्दुल, आप बात कर रहे थे। जी जी। नहीं, मैं क्वेश्चन ही देख रहा था, हमने यूनी पे अप्लाई करना है या प्रोफेसर हंट करके? नहीं, प्रोफेसर वाला इसमें कोई सीन नहीं है, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है, 4K एच के जो है ना 8K HD कंटेंट है ये स्कॉलरशिप। तो इसमें ये कुछ भी मैं कुछ कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता है, क्योंकि ये ऑनलाइन होनी है, रिकॉर्ड होनी है, लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है आप लोगों को। मुझे लगता है कि आप लोग पछताएंगे जो लोग इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? वैसे कुछ क्वेश्चन आया कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल में कोई फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। एक ही चीज। और मास्टर्स के लिए तो नहीं चाहिए, सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए, तो आपको कोई स्टडी प्लान वगैरह भी नहीं देना अपने मास्टर्स के लिए। ब्रो, मैंने ये पूछना था कि इसका टेस्ट किस टाइप का होता है, शान भाई जरा बताएं किस टाइप का होता है। टेस्ट बड़ा इजी होता है। 50 इसमें एमसीक्यूज होते हैं, और बस एमसीक्यूज ही होते हैं अंदर। एंड पे दो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 3। उन्होंने एक तो सिलेबस दिया होता है, इसलिए वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। दूसरा ये है कि जो आपकी फील्ड है उसकी बेसिक्स होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी होती कि वो लेटेस्ट या कोई मॉडर्न रिसर्च नहीं पूछी होती, बड़ी बेसिक सी चीज़ें पूछी होती हैं। इवन के अगर बायोलॉजी की बात करूं तो वो सेल वॉल और वो सेल के स्ट्रक्चर और डीएनए पे ही उनके ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मैं टीचिंग करती हूँ, क्या उसका सर्टिफिकेट ऐड कर सकती हूँ मैं? मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोग कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आप ऐड करें। इफ़ वी आर इन द लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, हाउ विल वी सबमिट ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग एप्लीकेशन? हाँ, तो आप 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो आपके पास सामने केस बैठा हुआ है, मैं उस टाइम ग्रेजुएट तो नहीं था, मैंने तो हाँ, इसी तरह लास्ट ईयर में अप्लाई किया, मेरा 7 सेमेस्टर में मुझे मिल चुकी थी आई थिंक। एग्जैक्टली। हाँ,
7th सेमेस्टर में तो हमें मिल गई थी, ये 7th जब एंड हो रहा था। मिनिमम सीजीपीए कितनी होनी चाहिए? आपका जितना भी सीजीपीए आप अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है किसका नाम आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आपने सोचना है कि मेरा सीजीपीए नहीं है, वो इरास्मस वगैरह। अच्छा, एक और चीज़ है, इस दफ़ा इरास्मस ने भी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी है, कल मुझे जोइल ने बताया कि उन्होंने भी कह दिया कि लो सीजीपीए वालों को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस हाँ, तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे भी लोग ट्राई कर सकते हैं। ब्रदर, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर इज नेसेसरी फॉर पीएचडी फिजिक्स? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने सिंपल अपना प्रपोज़ल जो है वो कहना, उसमें अप्लाई करना, प्लीज़ अंडरस्टैंड अस अबाउट दिस बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई। अगर ये जो है ना, ये आप मुझे दोबारा भेजें, अब आप मैं ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए माज़रत, मैं दोबारा देख के आपको बता दूँगा। भाई अब इश्यू ये है, ये जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे पास स्पेस कम है, और ज़ीशान भाई शायद इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह का मसला है। ज़ीशान, ज़ीशान भाई की वापसी हो गई है, क्या इशू है, क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है? पता नहीं, वो कहते हैं कि किसी ने रिमूव कर दिया है, खुद ही रिमूव करते हो फिर खुद ही बुला लेते हो। शरारतें मुझे जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पॉटलाइट बनूँ, यू नो, कि लोग सिर्फ मुझे जाने, किसी और को ना आप जाने। तो बस नीचे बैठे नहीं, हो। वो असल में पता है क्या हो रहा है, असल में ये है कि स्पेस है 100 पार्टिसिपेंट्स की। अब जो लिमिट चाह रही है ना, 15-20 नंबर और आ रहे हैं और वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा इशू बन रहा है। मैं कुछ नए लोगों को भी ऐड कर देता हूँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहरहाल हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं। आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट कैन वी चेंज आवर फील्ड फॉर मास्टर्स, लाइक चेंजिंग इट इनटू बिजनेस मैनेजमेंट? ये जो है ना, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरी हाँ, चीज़ ये है कि अप्लाई करने में हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन चांसेस कम होते हैं, एटलीस्ट आपको कोई एक्सपीरियंस हो बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से, जो कुछ सर्टिफिकेट्स हो वो लगाएं तो शायद वो आप कन्विंस कर पाए उनको। सनाउल्लाह भाई, आप मुझे क्वेश्चन मार्क के एक कहीं आपने ऊपर सवाल किया है, वो उसको रिप्लाई रिप्लाई में करके भेजना। अगर आप मुझे जो है डायरेक्ट वही क्वेश्चन भेज दें, तो इसी तरह आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही भेजते रहेंगे, आपको आंसर नहीं मिलने वाला ना। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके अलावा भी लोग हैं, अगर आपको नहीं जवाब मिल रहा, आप दोबारा सेम चीज़ भेज के पूछ रहे हैं, मुझे आपका जवाब देने में कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा-सा आप लोग भी कंप्रोमाइज़ किया करें कि मैं उस क्वेश्चन मार्क पे गया हूँ, फिर ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर ऊपर है, वो आपने शायद शुरू में पूछा होगा, तो वो बाकी लोगों का जो ना इश्यू होता है। सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा, दोबारा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इज़ द मास्टर्स डिग्री थ्योरी बेस्ड और रिसर्च बेस्ड? ये मेरे ख्याल से रिसर्च बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड नहीं है। सर, मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कोई प्रेफ़रेंस मिलेगी क्या? हाँ जी, ऑब्वियसली हर चीज़ का स्कोर होता है, जो भी आपके पास है। अब मैं ये नहीं कह सकता उसके 50 नंबर है या उसके 1 नंबर है। अगर 1 भी होगा तो वो 1 आपको मिल जाएगा ना। पार्ट एमफ़िल टाइम में जॉब के पेपर, हवाले जी, से बता जी, जी। पार्ट टाइम जॉब के हवाले से पूछा हुआ है किसी ने, तो आपने बता दिया था स्टार्ट में ही इस चीज का। हाँ, नहीं, मैंने आपको पता है कि मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा है कि अब ये पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउ कर रहे हैं शायद। नहीं, अलाउ है, लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके तो एक कोई बड़ी अमाउंट घर भेजूंगा, वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका जो है जो भी उनकी करेंसी है, रैम या पता नहीं इस तरह की कोई है, वो तकरीबन पाकिस्तानी 4-5 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनेगी। हाँ, आपके लिए वहां पे रहने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। सही है, ठीक हो गया। सर, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिग्री इन रशियन, बट आई डोंट नो द रशियन लैंग्वेज। सो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि कुछ गाइड करें कि रशियन अब सीखनी होगी पहले? मेरे ख्याल से ये इस तरह होता होगा कि वहाँ जाके आपको पहले रशियन सीखनी पड़ेगी 1 साल की, अगर आप रशियन सेलेक्ट करते हैं। 1 साल का होता है रशियन का। शान भाई, हम ना पॉडकास्ट शुरू करते हैं, ये इस तरह ज़्यादा मज़ा आता है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है ना। ऐसे अच्छा जी, सैफुल्लाह भाई का जो है ना आ गया। प्लीज़ डियर अंडरस्टैंड अस अबाउट दिस बेसिक डॉक्यूमेंट्स। लिखे हुए हैं वहां पे सारा कुछ। Students to अभी make sure availability of below documents, application form, personal statement, study plan, letter, GKS application, I guess person. GKS की
तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो सेशन ही हमारा जो है रशियन स्कॉलरशिप का हो रहा है। तो आप ये जीकेएस का सेशन नहीं है, और इस तरह मैं बगैर उसका बैकग्राउंड देखे उसकी देखे तो नहीं मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता। तो ये आपको पहले अगर कोई इस पे या तो हम सेशन रख लेंगे, और आपने से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पर जो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है वो गलत भी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप 3-4 दफ़ा पूछ चुके हैं सेम चीज़। एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली उन्होंने कोई पीडीएफ फाइल दी होगी आपको फिल करने के लिए, इस केस में मुझे ये लग रहा है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है कि आप इस जीकेएस स्कॉलरशिप पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसके लिए एक आप एक डेट पेज की पर्सनल स्टेटमेंट बनाएं। स्टडी प्लान क्यों है कि जिस स्कॉलरशिप पे या जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है उसका एक रिसर्च प्रपोजल या एक स्टडी प्लान बना के दें कि वो इतने साल का है या इतने टाइम का है, उस पे आपने जो रिसर्च करनी है वो किस तरह करेंगे, वो एक प्रॉपर आपने बनाना है। मैं दोबारा ऑडियंस को बता दूं, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये रशियन स्कॉलरशिप के बारे में नहीं है, ये जीएस के आई थिंक कोरिया की स्कॉलरशिप है उसके डॉक्यूमेंट है। मैं इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था यहाँ पे अरे, कि जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो बड़ी सिंपल सिंपल बातें हो रही थी और ये क्या चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और बाद में इन्होंने मुझे कहना है कि जो है ना रिप्लाई नहीं करते, तो अब आपकी वजह से ना ये कन्फ्यूजन होगी लोगों को, तो मैं इसलिए मैंने ये क्लैरिटी कर दी है। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। जी। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, तो वो मास्टर्स का पूछ रहे थे। मास्टर्स के लिए हम्म, नहीं चाहिए, सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए। अब्दुल, आप पहले भी हम्म, बता चुके हैं, वेबसाइट अच्छा ओपन थी। भाई, मैंने आपसे करवाना है कर देंगे, और चार्जेस क्या होंगे ये आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा बाद में, वो सारी आपको डिटेल्स वगैरह बता देंगे। आई मिस्ड इट, अभी नमाज से आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हाँ जी इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल उसके सब्सक्राइबर करवा दें, को 20 को 1000 10-11 हज़ार हो गए हैं, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। कल मैंने फेसबुक पे की थी तो मुझे अच्छे वहाँ पे फॉलो भी लगे, आज मैं यूट्यूब पे करूँगा ताकि वहाँ मिले। तो ये मैं एक मार्केटिंग कैंपेन चला रहा हूँ अपने इसकी चैनल्स की। इंशाल्लाह अब्दुल वहाब टीबीओ के नेम से आप सर्च करेंगे जो ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा चैनल, और वहाँ पे मैं जो ना इसको थोड़ा एडिट करके आज डाल दूंगा। सर मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कोई प्रेफरेंस मिलेगी, ये हो गया ऑलरेडी। अच्छा जी, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं न्यू मैसेज की तरफ। भाई पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा फिर स्कॉलरशिप पे अप्लाई का होगा भाई, पहले नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीमियम कंटेंट है ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपने सिंपल एक पोर्टल को फिल करना है, आपका नाम आ जाएगा और आपका सब कुछ वहां से हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, ना किसी प्रोफेसर को कहना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। डायरेक्ट काम है, सिर्फ डायरेक्ट काम कर रहे हैं रशिया वाले। एमएस की डिग्री सितंबर 2024 में कंप्लीट होगी, तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ मैं अभी। मुझे नहीं लगता, नहीं, है ना। मुश्किल। नहीं ना, आप नहीं कर मुश्किल। सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अगस्त से पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, तो फिर या आप अगस्त कर में हो रहे सकते हैं हैं, एटलीस्ट, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी अप्लाई कहाँ process- से होगा स्कॉलरशिप के लिए जी, शाह भाई बोले। मैंने कहा क्योंकि जब इनका मार्च में तो वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है ना, तो तब तक आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए डिग्री के हवाले से, कोई एटलीस्ट हम्म, होप सर्टिफिकेट या इस तरह की चीजें, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए जो एम्बेसी को आपने देना है। ठीक हो गया। अप्लाई कहाँ से होगा स्कॉलरशिप के लिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से होगा जो मैंने आपको दिखाई है। स्टडी गैप अगर हो तो, स्टडी गैप हो तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि उस गैप को जो है ना मेंटेन करने के लिए आप उसमें अपना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं लेकर, ठीक है। उल्टे तरीके में नहीं बता सकता कि कैसे लगाना है। आपने बायल आपने उस गैप को फिल करना, अगर आपने कोई जॉब किया इंटर्नशिप किया तो उसका सर्टिफिकेट लगाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 साल की बीएससी की है और 2 साल की एमएससी की है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये मैंने सबसे पहले इसलिए एड्रेस किया है क्योंकि ये लोगों को कन्फ्यूजन होती है। हाँ जी, आप अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि आपकी 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी बैचलर काउंट होगा, आप खुद को मास्टर्स काउंट ना करें। क्योंकि ये स्टूडेंट समझते हैं कि हम मास्टर्स कर चुके हैं, आप लोगों ने मास्टर्स नहीं किया, आपने सिर्फ बैचलर किया है अभी। तो आप पीएचडी में अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मास्टर्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता। इसका यही होता है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके वहां पे हाँ, जाके वीजा अप्लाई करना होता है आपने, और उसके बाद हाँ, क्योंकि स्टाइपेंड आपका उतना ही है, अगर आप अफोर्ड कर हाँ, सकते हैं खुद से भेजें, वीजा मिल जाए तो। हाँ। मेरा एमएस 2023 में कंप्लीट होना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ पीएचडी के लिए अर्जी, अगर आपका 2023 में अगस्त से पहले पहले हो रहा है तो आप कर दें। यूट्यूब चैनल का नेम जो है ना मैं लिख के भेज देता हूँ,
किसी ने चलो अब पूछा ये है टीबीओ क्या है? यार ये ना मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं एक बंदे से इंस्पायर हूँ, मुजम्मिल से ना। थॉट्स बिहाइंड अपॉर्चुनिटीज जो है उसका उसका नहीं उनका, मैं बड़ा उस बंदे से ना इंस्पायर। तो उसके उनका ना नाम है टीबीटी, थॉट्स बिहाइंड थिंग्स, पॉडकास्ट होती हैं। तो ये मैंने इसलिए उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर लिखा रखा हुआ है जो ना टीबीओ, थॉट्स बिहाइंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये काइंड ऑफ जो है ना कॉपीड है कंटेंट, लेकिन जो है ना मेरे ख्याल से इसकी अच्छी सेंस बनती है क्योंकि हम बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। एग्जैक्ट। तो तो ये मेरे ख्याल से अच्छा नाम है। व्हाट इफ सीजीपीए 2.1, इसमें तो सीजीपीए रिक्वायर्ड नहीं, बट आई गेस प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी 2.1 को। 2.1 बहुत कम है, आपको पाकिस्तान में डिग्रियां भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं देती 2.1 पे। तो बल उन्होंने ऐसा लिखा नहीं हुआ फिर भी है। अप्लाई कर लें। फिर भी मैंने हाँ कहा अप्लाई मतलब कर, अप्लाई देखें करने में या, क्या। हाँ या तो उन्होंने कहा ना आपके पैसे लग रहे हैं, पहली चीज, ठीक है, ना आपको कोई खा रहा है कि आपने अप्लाई क्यों किया। जब उन्होंने लिखा ही नहीं है कि टू टू वाले इसे नीचे वाला अप्लाई ना करिए 2.5, उन्होंने कहा सब कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर दें। हो सकता है आपका नाम आ जाए बाद में, आप दुआएं दे रहे हो निशान भाई को। अब इफ BS अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो रही हो तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते। अच्छा, जो क्वेश्चंस आप रिपीट कर रहे हैं ना, मैं उनका आंसर नहीं करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, तो वो उन लोगों के लिए जो ना एक रिपीटिशन होती है। कोर्सेज कोर्सेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे कि रशियन में? इंग्लिश में, इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रशियन सिलेक्ट कर सकते हैं, जाके आप रशियन सीखें और उसके बाद 1 साल के बाद आपको कोर्सेज अपने करेंगे। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, अगर आपको इंग्लिश में कोर्स मिला डायरेक्ट जाके इंग्लिश में करें, अपना टाइम बचाएं और जो है उसे कंटिन्यू करें। एग्रीकल्चर सीखी है। जी। मैंने कहा इतने साल लगा के इंग्लिश सीखी, अब रशियन सीखी। हाँ मैंने, मुझसे इटालियन नहीं सीखेगी, अभी 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, एक सेकंड मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लूँ जो कि ऊपर आए थे। BE के एग्जाम्स नवंबर में है, फाइनल 8th सेमेस्टर, कैन वी अप्लाई? नहीं आप नहीं अप्लाई कर सकते। नवंबर कौन सा नवंबर? अगर तो ये अभी वाला नवंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये 2024 वाला नवंबर आप बता रहे हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। भाई लास्ट सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं, अप्लाई कर सकता हूँ ओपन डोर के लिए, पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा फिर स्कॉलरशिप पे अप्लाई होगा। हाँ जी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना और आपका सब काम वहां से हो जाएगा, तो आप इसके बारे में बेफिक्र हो जाएंगे। इनको बता दें कि एक बार दोबारा रेपिटेशन ही है कि जिनकी डिग्रीज नहीं कंप्लीट हुई, 8 सेमेस्टर हैं, तो वो 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट निकलवा के और होप सर्टिफिकेट, डिग्री की जगह आपने होप सर्टिफिकेट लगाना है। ये 2 हम्म। डॉक्यूमेंट्स बनवा के कर सकते हैं। असल में वो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी एंटर हो रहे हैं मीटिंग में, तो वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में जो मेरे जहन में थी, मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखा दी है। ये रिकॉर्डिंग भी जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे, अब्दुल वहाब TBO पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ईशान भाई का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आई होप हम आगे भी जो है ना करते रहेंगे, क्योंकि आज मुझे मज़ा आया, थोड़ा सा शुगर लगा रहता है, अदरवाइज मैं अकेला होता हूँ तो जो है ना मैं बड़ा सीरियस सीरियस सा सेशन कर रहा होता हूँ। तो थॉट बिहाइंड अपॉर्चुनिटीज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं हम। तो ताकि जो है बता ना दें इसको, वीजे भी आ गए हैं 2-3 बच्चों को जो इटली के। हाँ तो इटली में जिन्नात को वीज़ा नहीं मिलता, इटली में जो है पाकिस्तानियों के वीज़े मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये मसला डाला होता है कि जो है ना इटली में हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमने इटली में अप्लाई नहीं करना। तो खुदा के बंदो, जिस जिस बंदे को वीज़ा मिल जाता है ना, उसको आपको मिलने से या आपके सवालों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। उस बंदे ने जो है ना आराम से अपना वीज़ा लेना है हमारी तरह, और उसे निकल निकल जाना है, ठीक है, रोते सिर्फ आपने रहना है। अब जिस लड़की को कल वीज़ा मिला या हमारे जानने वाले जिसको मिला, उसने किसी फेसबुक पेज पे जाके नहीं बताना कि मुझे वीज़ा मिल गया। आप लोगों को किसने बताना है? जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है सिर्फ, जिसको नहीं मिला। ठीक है। ऐसे ही। तो लोगों के पीछे लग के आपने ये नहीं कहना कि मैंने अप्लाई ही नहीं करना, मैंने रिस्क ही नहीं लेना, तो ये बहुत गलत सोच है। इस तरह आप तो फिर किसी जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे, आपको वीज़ा देगा फिर ऑस्ट्रेलिया देगा 1 करोड़ रुपए में, आप वो वाला ले लें,
ठीक है, और फिनलैंड वगैरह देंगे 60-70 लाख रुपए में गारंटेड वीज़ा। तो जहां आपका रिस्क कम है, आपके पैसे नहीं लग रहे, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली आपको जो है ना अप्लाई करना चाहिए। हाँ, नहीं मिल रहा वीज़ा तो आप ये नहीं कह सकते कि एटलीस्ट जो है ना मैंने अप्लाई नहीं किया था, और फिर जब आप कर ही नहीं थे, पहली सबसे बेसिक चीज़ है, जब आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको वीज़ा कौन देगा? ठीक है? एटलीस्ट जो है ना अप्लाई ज़रूर करें, लोगों की बातों में ना आए। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, वीज़ा नहीं मिलते लोगों को, आई नो। तो सब जगह यही होता है। जर्मनी वालों को कौन-सा घर आके वीज़ा देते हैं? मेरे जानने वाले लोग हैं, 1-1 साल से बैठे अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं और वीज़ा एंड पे रिजेक्ट हो जाता है। सेम यूएस वालों के साथ भी होता है, कनाडा में भी होता है, सब जगह होता है, ठीक है? तो ये इटली का कंसेप्ट अपना थोड़ा सीधा कर लें, 1-2 हम वीडियोज़ भी बनाएँगे इसमें अच्छी-सी, ताकि जो है ना ये थोड़ी-सी क्लैरिटी आए लोगों को चीज़ों की, ठीक है? ज़िशान भाई, आपकी तरफ से कोई अ, आखिरी कलमात? नहीं, कोई नहीं है, बस मेरी दुआएँ हैं सबके लिए और अप्लाई लाज़मी करें और हाँ, उसके साथ-साथ और अपॉर्च्युनिटीज़ को देखें जिनकी सीजीपीए अच्छी हैं, 3 से अबव हैं, वो आइल्स ज़रूर कर लें। मैं बस आपकी अब मिन्नत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आप निकलें यहाँ से, इस कंट्री से हाँ। निकलें, आके अपने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ें, आगे अपनी लाइफ़ स्टार्ट करें और आइल्स लाज़मी कर लें। हाँ जी, चलें ठीक है जी। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी कोई ऐसी बात जो किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए ऑलरेडी माज़रत। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।